हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर चल रहा है, लेक्चर नंबर चल रहा है 7। तो 6th जो लेक्चर था उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे? 6th लेक्चर में हमने डिस्कस किया था होमोलोगस एनालोगस का जस्ट बेसिक सा बताया था, और ये कहा था कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो जो ये होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स आ रहे हैं, दीज आर अ पार्ट ऑफ ट्रेसिस ऑफ इवोल्यूशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना एनसीईआरटी में, ट्रेसिस ऑफ इवोल्यूशन है, उसी का ये पार्ट है होमोलोगस एंड एनालॉगस। तो चलिए होमोलोगस एनालॉगस जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इनके मतलब फिर से समझ लेते हैं। सो हियर आई एम राइटिंग होमोलोगस, और दूसरा हमारे पास वर्ड है एनालॉगस। तो अगर अब हम इनके मतलब की बात समझने पे आए तो ये किस बेस पे नाम चल रहे हैं? देखो, दो चीजों पे हमें इसमें बहुत अच्छे से फोकस करना है, और वो चीज है, एक है स्ट्रक्चर और दूसरा है फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेन चीजें हैं, स्ट्रक्चर और दूसरा है हमारे पास फंक्शन। अगर अब हम बात कर रहे हैं होमोलोगस में, तो होमो का मतलब क्या रहेगा? सेम। होमो का मतलब होता है सेम। तो वो ऑर्गन्स जिनमें क्या है, सेम स्ट्रक्चर है और डिफरेंट फंक्शन है, वो क्या होंगे? होमोलोगस। तो यहां से आ रहा है सेम स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन, दीज आर होमोलोगस। उसके बाद फिर सेकेंड हमारे पास आता है एनालॉगस। एना में क्या आएगा? डिफरेंट होता है, एना का मतलब रहेगा डिफरेंट यहाँ पे। अब डिफरेंट क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर है और सेम क्या रहेगा? एना में इसका सेम रहेगा फंक्शन, ये सेम। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। तो चलिए पहले अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या रहेगी। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन्स, और एक नंबर में आपसे पूछ ले डिफाइन होमोलोगस ऑर्गन्स, तो उसके लिए हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। चलो आपको पता है कि जो है होमोलोगस में सेम स्ट्रक्चर है जी, डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन उसकी लैंग्वेज कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, द ऑर्गन्स which are सिमिलर इन ऑरिजिन। सिमिलर इन ऑरिजिन से मेरा मतलब क्या है कि उनका क्या है कि वो एक, उनकी जो उत्पत्ति हुई है, जहां से वो ओरिजिनेट हुए हैं, उनके एंसेस्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉमन है। तो उनके फंक्शंस में मॉडिफाई होता चला गया है कि उनमें थोड़ा बहुत चेंज आता गया है, लेकिन बहुत हद तक वो एक जैसे से दिखते हैं। ठीक है, सो सिमिलर इन ऑरिजिन, और स्ट्रक्चर लिख देती हूँ मैं, ORIGIN, ऑरिजिन और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बट आर मॉडिफाइड, लेकिन वो थोड़े मॉडिफाई हो गए हैं, बिल्कुल सेम नहीं है, सिमिलर हैं। ठीक है, बट आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस। और यही क्वेश्चन आ जाए अगर 2 नंबर में, तो इतना तो कर दिया, 1 नंबर में इतना लिख दिया, 2 नंबर में आ जाए तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिख देंगे। एग्जाम्पल, ह्यूमन हैंड एंड 4 लिम्ब ऑफ अ फ्रॉग। 4 लिम्ब ऑफ अ फ्रॉग मतलब कि इंसान का हाथ और मेंढक के अगले वाले पैर जो हैं वो स्ट्रक्चर या ओरिजिन में बहुत हद तक सिमिलर हैं, बट दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब यही चीज हम आगे जो है इसके एविडेंसेस देखते हैं कि होमोलोगस जो ओरिजिन है, होमोलोगस जो इवोल्यूशन हुआ है, उसके एविडेंसेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, और उन एग्जाम्पल्स के साथ हम उनके स्ट्रक्चर्स भी बनाते जाएंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास ह्यूमन हैंड,
दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा बर्ड विंग। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा हॉर्स का 4 फीट, हॉर्स 4 फीट, अगले वाले पैर घोड़े के फ्रॉग 4 फीट, फ्रॉग 4 फीट। ठीक है, तो अब इनके ये तो हो गए एग्जाम्पल्स। अब इनके जो है फंक्शंस हम देख लेते हैं कि फंक्शंस इनके क्या क्या है। ह्यूमन हैंड किसी भी चीज को पकड़ने के काम आता है। ठीक है, वी कैन नॉट वॉक विद आवर हैंड्स। मेन हम काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पकड़ लिया है, यहाँ पे कुछ होल्ड कर रहे हैं, ये होल्ड कर लिया, किसी चीज को यहाँ से वहां उठा कर रखा है। सो जो हमारे जो ये हैंड्स है, दीज आर मॉडिफाइड टू पिक समथिंग। ये किसी ना किसी चीज को उठाने के लिए मॉडिफाई हुए हैं। सो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे ग्रास्पिंग। यानी कि पकड़ने के लिए मॉडिफाइड है। उसके बाद जो बर्ड्स के विंग्स हैं वो मॉडिफाइड हैं किस लिए, फ्लाइंग के लिए। और हॉर्स के 4 लिम्स जो है, अगले वाले पैर, दे आर मॉडिफाइड फॉर रनिंग, कि वो स्पीडली दौड़ सके। और जो इसके फ्रॉग के 4 लिम्स है वो की मॉडिफाइड है फॉर हॉपिंग, कूदने के लिए मॉडिफाइड है, हॉपिंग के लिए मॉडिफाइड है वो, कूदने के लिए। अब इनमें जो सबसे कॉमन बात अगर आप देखोगे तो कि ये जो चारों के चारों जीव हैं ये 4 लिम्स वाले हैं, मतलब 4 पैर बोल सकते हैं हम इनको। ये हाथों को भी मैं यहाँ पैर ही बोल रही हूँ, बर्ड्स को भी, कि तो इनके जो है लिम्स जो हैं, पैर जो है वो 4 हैं। उसमें से क्या है, इसके 2 हाथ में मॉडिफाई हो गए हैं पकड़ बनाने के लिए, इसके 2 जो है उड़ने के लिए मॉडिफाई हुए हैं, इसके रनिंग के लिए मॉडिफाई हुए हैं, और इसके किसके लिए हुए हैं, हॉपिंग के लिए। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चलिए बोन स्ट्रक्चर जो है वो मैं ड्रॉ करने की ट्राई करती हूँ अभी। तो हियर ह्यूमरस, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, पूरी बोन्स नहीं बना रही। ये हो गया ह्यूमन हैंड। उधर से फिर हम बात करें बर्ड के विंग की। उसके बाद फिर हम हॉर्स की बात कर रहे हैं। ये हॉर्स की लेग हो गई। और अगर हम मेंढक के फ्रंट फीट की बात करें, 4 लिम्ब की अगर हम बात करते हैं, तो दिस इज। तो अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ह्यूमरस हो गया, रेडियस एंड अल्ना हो गई, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है इनके बोन्स के, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब बहुत हद तक बिल्कुल सेम सेम है। तो ऐसा लगता है कि बस इनकी बोन्स में ना थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है कि जो ये फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से ढल जाए। और इनकी अगर हम बाहरी बनावट की बात करें, इनके आउटर सरफेस की अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट वी हैव, ह्यूमन हैंड के अराउंड जो है स्किन और मसल्स लगे हुए हैं, ये इसका शोल्डर है। हैंड, बर्ड के विंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके अराउंड क्या हो जाता है, विंग्स के अराउंड फेदर्स आ जाते हैं। तो दिस इज विंग ऑफ अ बर्ड। हॉर्स की बात कर रहे हैं तो वेरी थिन लेयर ऑफ मसल, और बाकी सारा क्या रहेगा, स्किन इसकी। सो इट्स फीट इज मॉडिफाइड फॉर
रनिंग। और जब हम बात करते हैं फ्रॉग के 4 फीट की, तो जब आप फ्रॉग के 4 फीट की बात करें तो पतली सी लेयर ऑफ स्किन एंड वेब्ड फीट, तो ये इसके वेब फीट हो गए। तो यहां से हमें दिख रहा है कि इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर बट दे हैव डिफरेंट फंक्शन। सो दीज ऑल ऑर्गन्स आर homologous in nature. So all these organs are, all the above organs are homologous. चलिए, एक तो ये हो गया, ये सारे के सारे होमोलोगस। अगर हम कोई और एविडेंसेस की बात करें, और हम एविडेंसेस की बात करें इवोल्यूशन के, तो एक इवोल्यूशन का एविडेंस ये होता है कि एक हम करते हैं बर्ड के और रेप्टाइल की बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें एक एविडेंस ये होता है कि पहला जो डायनासोर थे दे वर रेप्टाइल्स, और कुछ जो डायनासोर थे दे हैड मॉडिफाइड 4 लिम्स इन फॉर्म ऑफ फेदर्स। तो उन्होंने फेदर्स जो है वो मॉडिफाई कर लिए थे। और बाद में क्या हुआ है, चेंजेस इवोल्यूशन के साथ बर्ड्स ने जो अपने वो फेदर्स हैं दे अडेप्टेड देम टू फ्लाई, उन्होंने उनको उड़ने के लिए यूज करना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये एक उनका कनेक्टिंग लिंक है। और ये इसका एग्जांपल होता है आर्चियोप्टेरिक्स, कि जो आर्चियोप्टेरिक्स होता है वो जो डायनासोर था दैट कुड फ्लाई। और ये फॉसिल्स मिले हैं। फॉसिल्स क्या होता है यही हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो आर्चियोप्टेरिक्स इज अ लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, कि वो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है कि हाँ उसके पास वो एक ऐसा रेप्टाइल था जिसके पास पंख थे जो उड़ता था। सो ये हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं एक और कनेक्टिंग लिंक जो है वो एम्फीबियंस में है और रेप्टाइल्स में है। वो कौन सा होता है, क्रोकोडाइल का एक एग्जाम्पल है। बेटा जो क्रोकोडाइल होता है वो एक एम्फीबियन है, वो लैंड और वाटर दोनों पे रहता है। और एक्वेटिक, और उसमें से फ्रॉग जो है, फ्रॉग और रेप्टाइल्स जो हैं वो लैंड पे रहते हैं। तो वो उनके बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक हो जाता है रेप्टाइल्स के और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें। उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा एनालॉगस। तो जब हम एनालॉगस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनालॉगस ऑर्गन्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि डिफरेंट जो है इनका फंक्शन स्ट्रक्चर होगा और सेम इनका फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहीं से हम डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। द ऑर्गन्स, एक नंबर के लिए लिख रहे हैं पहले, द ऑर्गन्स विच आर different in structure, in structure but perform similar function, सेम या सिमिलर, सेम या फिर आप कह सकते हो एक जैसा सही, सिमिलर फंक्शन are called analogous organs, are called analogous organs। 2 नंबर के लिए पूछा जाए तो हम यहाँ एग्जाम्पल दे देंगे, विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई। या अब इनके फंक्शंस की हम, स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं। 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए, तो इनके 2 एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बर्ड का ही बना लेते हैं फिर से। तो बर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो हमने कुछ इस तरह का बनाया था।
ये है बर्ड गिविंग विच इज यूज फॉर फ्लाइंग। और वही हम बात करते हैं तितली की, तो तितली उड़ी इस तरह से। कुछ इस तरह से। सो यू कैन सी द डिफरेंस कि यहाँ पे क्या है, इसमें स्ट्रक्चर की जब हम बात करें, दोनों का सबसे पहले फंक्शन पूछते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या है, दोनों का कॉमन फंक्शन है। एंड द कॉमन फंक्शन इज कि कॉमन या फिर सेम फंक्शन जो है वो क्या है, सेम फंक्शन इज फ्लाइंग। हो गया एक चीज तो, जो हमारी पिछली डेफिनेशन की थी कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। अगर अब हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें कि वो स्ट्रक्चर में अलग कैसे हैं, तो वहां पे क्या आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बोनी स्ट्रक्चर है, बोन है इसके अंदर, बोनी स्ट्रक्चर है। और फिर हेयरी फेदर्स, कि जो फेदर्स हैं वो भी कैसे हैं, हेयरी हैं। और अगर हम इसके विंग्स की बात करें तो इसके विंग्स कैसे हैं, पेपरी, बस पेपर जैसे हैं, और बोनी भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कि इनका फंक्शन फिर किस तरह का हो गया, दे हैव अ डिफरेंट फंक्शन। इन दोनों का क्या हो चुका है, स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। सो ये हो गया हमारा एनालॉगस को जो प्रॉपरली डिफाइन करता है। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनालॉगस में, विंग ऑफ अ बैट एंड विंग ऑफ अ बर्ड, वो दिया हुआ है, बहुत आराम से उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपने अगले चैप्टर पे चलते, अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। विंग ऑफ अ बर्ड एंड विंग ऑफ अ बैट। एक पक्षी का और एक चमगादड़ का पंख। देखो सबसे पहली बात कि आपको ये लगेगा कि चलो बैट भी उड़ता है और बर्ड भी उड़ता है, तो बैट जो है वो भी एक तरह से बर्ड है, बट बैट इज नॉट अ बर्ड। बर्ड्स जो है वो क्या होते हैं बेटा, बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब क्या होता है, अंडे देने वाले। ठीक है, अंडे देने वाले होते हैं बर्ड्स। ठीक है, और जो बैट है दैट इज अ मैमल, बैट इज अ मैमल। बैट जो है वो अंडे नहीं देता। ओके, ये हो गया एक तो इनका डिफरेंस। तो बेटा ये तो बिल्कुल चीज हो गई है कि ये रिश्तेदार तो आपस में क्लोज रिश्तेदार नहीं है, इवोल्यूशन होते होते ये चेंज हो गए, लेकिन बहुत क्लोज रिश्तेदार ये नहीं है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं, इसमें इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वही है बेटा, इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत हद तक हमें सेम ही दिखेगा।
अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इनका बोनी स्ट्रक्चर है वो बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन अब जब यहाँ पे इनका बोनी स्ट्रक्चर आता है तो वो अपने आप से थोड़ा डिफरेंस में आ जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है, बहुत हद तक सिमिलर है लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं है। और इनको देख के क्या लगता है कि ये होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, एंड वी आर ऑलवेज कंफ्यूजिंग कि ये होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था, इवन मैं तो जब आपकी एज में थी तो मैं इसे हमेशा होमोलोगस में ही लिख कर आती थी, बट दिस इज एनालॉगस। अब एनालॉगस कैसे है, देखिए एनालॉगस अब हम देखते हैं कि क्या है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बाद में देखें तो क्या है, ऊपर इसके क्या आ जाएंगे, फेदर्स। इसके यहाँ ऊपर क्या है, फेदर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर आ गए हैं फेदर्स। और जब हम बात करते हैं बैट की, ब्लैक से तो बेटा दिखेगा नहीं, सो आई एम टेकिंग येलो। तो उसका जो ये पूरा है ये इसकी बॉडी से अटैच इस तरह से रहता है, और फिर इस तरह से उसका जो ये स्ट्रक्चर है ये उसकी बॉडी से पूरी तरह से अटैच होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो ये बाकी फेदर है ये बोन के साथ अटैच नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ये लेयर है दिस इज फेदरी लेयर। तो यहाँ पे ये पोर्शन क्या आ रहा है, दिस इज फेदरी। और यहाँ पे क्या आ रहा है, स्किनी, स्किन है बेटा ये। तो इसी वजह से क्या है, दोनों का फंक्शन है उड़ने का, लेकिन जब इनका आउटर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वो कैसा है, बिल्कुल अलग है। जो हमने पहले वाले एग्जाम्पल देखे थे, अगर हम पहले एग्जाम्पल्स पे चले होमोलोगस वाले पे, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि स्किन आई हुई थी। ठीक है, फेदर के नीचे भी स्किन होती है और उसके ऊपर फिर फेदर है, मांस का टुकड़ा है बेटा फेदर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम था इसलिए कि यहाँ पे उसके ऊपर मांस लगा हुआ एंड ऑल। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बैट की तो वहां पे बेटा मसल नहीं आ रहा, उधर इसके विंग में यहाँ पे मसल नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रही है स्किन। यहाँ पे पूरी पतली लेयर ऑफ स्किन हो रही है, जैसे बटरफ्लाई में होती है ना सिर्फ स्किन, वो जो पेपरी सा लेयर होता है, उसी तरह बैट में जो ये वाला पोर्शन है, ऑल दिस पोर्शन इज जस्ट स्किन, अटैचमेंट की स्किन है जो कि उसको क्या कर रही है, एयर के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है कि वो उड़ सके। सो ये है इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स, और ये एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा है। एग्जाम्पल जहाँ दिया है ना, डायग्राम बना हुआ है, उसके जस्ट नीचे लिखा है दैट दिस इज एन एनालॉगस ऑर्गन। तो ये एनालॉगस ऑर्गन्स है। कंफ्यूजन ऐसा होता है कि ये होमोलोगस ऑर्गन्स है क्योंकि बिल्कुल एक जैसे से दिख रहे होते हैं, बट दीज आर एक्चुअली नॉट सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्योंकि स्किन का स्ट्रक्चर अलग अलग आ चुका है। फंक्शन ये सेम परफॉर्म कर रहे हैं बट दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बाहरी जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो बिल्कुल अलग है। सो दैट्स व्हाई दे आर एनालॉगस ऑर्गन्स। तो चलिए ये हो गया हमारा ट्रेसेस ऑफ इवोल्यूशन, यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके अलावा ट्रेसेस ऑफ इवोल्यूशन में एनसीईआरटी में एक और चीज गिवन है, दैट वाज रिलेशन की। जो रेप्टाइल्स की हम बात कर रहे थे कि जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं वो एक दूसरे से ज्यादा क्लोज हैं एज कंपेयर टू बर्ड्स एंड स्क्विरल्स। कि जो बर्ड्स और स्क्विरल्स है वो इतने क्लोज नहीं है जितने क्या है रेप्टाइल्स और बर्ड्स का आपस में है। तो जो है वो बर्ड्स और जो रेप्टाइल्स हैं उनके एंसेस्टर्स कॉमन है, जबकि स्क्विरल्स के और बर्ड्स के इतने कॉमन नहीं है, वो थोड़े और दूर चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है दैट इज फॉसिल्स। चलिए अब हम फॉसिल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले फॉसिल्स होते क्या हैं, ठीक है। फॉसिल्स की अगर आपको डेफिनेशन पूछ लिखनी दी जाए, व्हाट आर फॉसिल्स, तो डेड रिमेन्स
of organisms buried in the soil, buried बिल्कुल ऊपर नहीं है, buried deep in the soil. for for hundreds thousands of years या मिलियंस भी हो सकते हैं, ठीक है. हंड्रेड्स थाउजेंड्स मैंने कम से कम लिखा है, ठीक है. हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आर कॉल्ड फॉसिल्स. कि क्या होता है कि जो फॉसिल्स होते हैं वो धरती की सतह पर दब जाते हैं और वो सौ हजारों सालों तक जब दबे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स. और वो भी कैसे हैं, डेड रिमेन्स, डेड्स के बचे हुए पार्ट, जो ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं और वो दब गए हैं, उनके जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज फॉसिल्स. उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं. चलिए आगे अब डिस्कस करते हैं कि जो फॉसिल्स होते हैं, वैसे तो वो बेटा आपको, आप गूगल करोगे ना, आपको 7 तरह के फॉसिल्स भी देखने को मिलेंगे, 5 भी मिलेंगे, 3 भी मिलेंगे, 2 भी मिलेंगे. पर जो मोस्ट कॉमन जो आपको कहीं देखने को मिलेंगे ना, उनमें होता है ट्रेसिस, कास्ट, इम्प्रेशन, कंप्रेशन, पेट्रीफाइड, ये 5 तरह के तो मुझे याद है कि जो इस तरह के निकलते हैं. अब ये फॉसिल्स किस तरह के होते हैं, चलिए ये डिस्कस करते हैं. सबसे पहला होता है पेट्रीफाइड. कि पेट्रीफाइड स्पीशीज कौन से होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है और वो दबने लग गया है तो उसके जो पार्ट्स जब डिकम्पोज होने लग जाते हैं तो उसकी बॉडी में पोर्स बनने लगते हैं और उन पोर्स के बीच में हमारे मिनरल्स जाके जगह बना लेते हैं और वो उस बॉडी को पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होने देते और वो फॉसिल्स को हम क्या कहते हैं, पेट्रीफाइड. तो कैसे होते हैं, मिनरलाइज्ड होते हैं ये, कि जिनके अंदर मिनरल्स ने जगह बना ली है, आयरन हो गया या कुछ और हो गया, तो वो क्या होते हैं, क्वार्ट्स ने जगह बना ली, तो वो होते हैं पेट्रीफाइड. ठीक है, ये हो गया पहला टाइप ऑफ स्पीशीज. दूसरा होता है हमारा ट्रेसिस. ट्रेसिस में क्या रहता है, ट्रेसिस में होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी एज इट इज हमें यूं की यूं मिल जाती है विदाउट मच ऑफ डिकम्पोजिशन, कि वो बहुत हद तक अपनी ओरिजिनल स्टेट में, जब हमें उसका जो स्ट्रक्चर है, मैं ये नहीं कह रही कि वो विद स्किन एंड विद फ्लैश हमें मिल रहे हैं, विदाउट लूजिंग एनी पार्ट, वो हमें बहुत हद तक अपने ओरिजिनल फॉर्म में जब हमें मिल जाते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रेसिस कहते हैं. उसके बाद फिर हमारा आता है कास्ट. कि कास्ट क्या होते हैं, कास्ट होते हैं बेटा, देखो जैसे ये कोई गर्म मिट्टी है या लावा है या फिर आप सोच कह सकते हो कि गीली मिट्टी है, उसके ऊपर क्या होगा, एक ये जो चीज है ये गिर गई, ये इस चीज का हमें फॉसिल चाहिए, तो जैसे ये गिर गई है इसके ऊपर लेयर पे लेयर मिट्टी की जमती चली जाएगी और ये दब जाएगा और बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इसे डिकम्पोज कर देंगे और बीच में ये जगह खाली हो गई, इस जगह पे क्या है, बाकी मिनरल्स या कोई और चीज उस जगह को भर देगी और ठीक इसी की शेप ले लेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं. कि वो उसकी बॉडी की जो आउटर अपीयरेंस है वो उसको बिल्कुल शो कर देगा, बिल्कुल मतलब इसके पार्टिकल्स नहीं बचेंगे एक भी, लेकिन जो शेप है वो सारी की सारी इसकी आ जाएगी, तो ये होता है कास्ट, कि उस चीज की पूरी वो शेप ले रहा है, दैट इज कास्ट. उसके बाद फिर आता है हमारे पास कंप्रेशन. कंप्रेशन में क्या होता है, देखिए कंप्रेशन में होता है कि इसी तरह से कोई जो है फॉसिल है वो पूरा का पूरा दब गया है और ये फॉसिल जब दब गया है, बरिड हो गया है, तो उसके बाद क्या होगा, ये फॉसिल के जो जितने भी पार्ट्स हैं वो कार्बन से रिप्लेस होने लग जाएंगे, उनकी जगह पे क्या है, कार्बन आता चला जाएगा, उसका बाकी सारा मेटेरियल डिकम्पोज हो जाएगा और उसकी जगह कौन लेने लग जाएगा, कार्बन लेने लग जाएगा और उसी को हम क्या कहेंगे, कंप्रेस्ड कहेंगे. तो ये हो गया हमारा कंप्रेस्ड. उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है इम्प्रेशंस. इम्प्रेशन सब किस तरह से होते हैं, देखिए इम्प्रेशंस में इस तरह से होता है जैसे कोई लीफ है वो किसी पत्थर पे गिर गया है या हो सकता है वो गर्म मिट्टी पे या गीली मिट्टी पे गिर गया है, उसके बाद फिर क्या होगा,
वो दब गया और वो उस पत्थर या उस मिट्टी पे जब अपनी छाप छोड़ देगा 2D स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ पे। ये सारे अभी तक 3D थे, ये जो कंप्रेशन इंप्रेशन वाला होता है दिस इज 2D। इंप्रेशन जो है वो 2D होगा कि वो उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ देगा कि हाँ उसकी आउटर अपीयरेंस इस तरह की दिखती है, तो वो हो जाता है इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन सुनते हैं कि पहली छाप ही आखिरी छाप होती है, तो यहाँ पे क्या है वो छाप छोड़ देता है अपनी और उसकी हमें आउटर अपीयरेंस से मिल जाती है उस जगह, उस जिस भी जगह पे वो दब गया है, और उसकी बाकी सारी चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं। तो ये होते हैं हमारे कुछ टाइप के फॉसिल्स, और यही फॉसिल्स जो है वो हमें बताते हैं कि इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। जैसे डायनासोर्स के फॉसिल्स हमें मिलते हैं आज भी, आर्चियोप्टेरिक्स का फॉसिल मिला है, तभी तो हमें पता चला है कि जो डायनासोर हैं वो बर्ड्स की तरफ इवॉल्व होने स्टार्ट हो गए थे। क्या फॉसिल्स को देख के हमें क्या पता चला है कि अच्छा डायनासोर तो जो है वो छिपकली के जैसे से दिखते थे, तो ये चीजें जो हमें फॉसिल्स मिली हैं उनसे दिखती हुई हैं। और जो मगरमच्छ है उसे हम डायनासोर के ज़माने का कहते हैं, कि जो ये है डायनासोर के टाइम से जिंदा है, तो इसको हम। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई फॉसिल कितना पुराना है, कितना नया है, कितने टाइम पहले ये इवोल्यूशन हुआ था। तो उसके लिए होती है अलग अलग टेक्निक्स, और उन अलग अलग टेक्निक्स में से भी मेन जो मेजर हैं जो हमारे काम की हैं वो है 2 टेक्निक्स हैं। ठीक है, चलो इन 2 टेक्निक्स में से भी एक तो मैं आपको नॉर्मल ऐसे ही बता देती हूँ कि उसमें क्या है, वो है डिगिंग। ठीक है, पहली होती है डिगिंग, खुदाई करने से पता चलेगा। अब डिगिंग से हमें कैसे पता चलेगा, हमने खोदना शुरू किया है मिट्टी को और 2-4 कुदाल मारते ही हमें मिल गया कि भाई थोड़े टाइम पहले ही दबा था ये तो। एक जो है खोदते जाओ काफी ज्यादा 25-30 फुट की गहराई पे जाके हमें कोई फॉसिल मिला, इसका मतलब क्या है, वो पुराना है। तो बेटा जितना गहरा कोई फॉसिल दबा हुआ है वो उतना ज्यादा पुराना है, और जितना ऊपर मिट्टी में वो है वो उतना ज्यादा नया है। एक तो हम ये पता कर सकते हैं। दूसरा पता करने का जो तरीका है दैट इज डेटिंग। अब यहाँ जो डेटिंग है ना, दैट इज नॉट गोइंग ऑन अ डेट फॉर लंच और डिनर, ये वो वाली नहीं है। यहाँ पे आती है आइसोटोप डेटिंग, और ये आइसोटोप डेटिंग भी किसकी होती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हो सकती है, या स्टेबल अनस्टेबल आइसोटोप्स जो होते हैं उसकी हो सकती है। और फॉसिल्स के केस में जो है मोस्ट कॉमन होती है दैट इज फॉर कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग जो है वो हम फॉसिल्स में यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग। और कार्बन डेटिंग, अब ये सोच रहे होंगे कि कार्बन डेटिंग हम यूज कैसे करेंगे, हमें क्या पता कार्बन डेटिंग में क्या होता है। तो कार्बन डेटिंग का जो कंसेप्ट है उसमें क्या है कि कार्बन के 2 आइसोटॉप्स यूज किए जाते हैं, C14 एंड C12। तो जो ये C12 है दिस इज स्टेबल आइसोटॉप, और जो C14 है वो है अनस्टेबल। तो फॉसिल जितना ज्यादा पुराना होता चला जाएगा C14 का अमाउंट लोअर जाता चला जाएगा, क्योंकि वो अनस्टेबल है। तो यहाँ से क्या है, कार्बन की हाफ लाइफ को कैलकुलेट करते हैं। अब हाफ लाइफ के लिए केमिस्ट्री की तरफ चले जाना, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, C14 से की अमाउंट चेक करते चले जाएंगे कि इतना पुराना है, इतने टाइम में इतना हो गया होगा, फिर और इतना हो गया होगा। तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ ईयर्स निकाल लिए जाते हैं कि ये जो फॉसिल है वो कितना पुराना है। और उसके बाद भी क्या निकाला जाता है, रेशो। ये सब किससे कैलकुलेट किया जाता है, रेशो। C14:C12 का जो रेशो निकलेगा उससे पता चलता है कि कोई फॉसिल की एज क्या है। सो दिस इज हाउ एज ऑफ अ फॉसिल इज कैलकुलेटेड। सो ये हो गया हमारा टॉपिक फॉसिल का और ट्रेसेस ऑफ इवोल्यूशन का। अब इस चैप्टर में हमारे पास बचते हैं जस्ट 2 टॉपिक्स, जिनमें से एक टॉपिक है हमारा दैट इवोल्यूशन कैन नॉट ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव, कि हमेशा प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाता इवोल्यूशन। और दूसरा रहेगा हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन, तो वो हम करेंगे कल के लेक्चर में कंटिन्यू। सो थैंक यू एवरीवन, और क्वेश्चंस आर वेलकम्ड।